अब हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार भार्गव पारिक और देवेंद्र पटेल भी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। एक भार्गव जी से पहला सवाल आपसे कि 2001 में हमने देखा था कच्छ में भूकंप आया था और बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। फिर 2002 में क्या हुआ हमने देखा, और दो त्रासदियों के बाद फिर क्या हुआ वो भी हमने देखा। अब मोरबी की घटना इस वक्त हुई है। ये उस स्केल में अगर हम तुलनात्मक तौर पर देखें तो शायद उतनी बड़ी न लगे, लेकिन नतीजे क्या हो सकते हैं इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए कि भाई आप वहां हैं, वहीं से देखते रहे किस तरीके से गुजरात की राजनीति करवट लेती रही है। जी बिल्कुल रोहित, यहाँ मोरबी का हादसा जो है उसको दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये जो इलाका है बहुतल लेउआ पटेल कम्युनिटीज को प्रभावित करने वाला इलाका है। और वहां पे लेउआ पटेल में पिछले 2 चुनाव से एक डिफेक्शन हुआ है। कुछ लेउआ पटेल कांग्रेस की ओर गए हैं। जो ओरेवा कंपनी के जो मालिक है वो बीजेपी के समर्थक है और उनकी सोशल कैपिटलिज्म बहुत बड़ा है, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी है। कई सालों से उन्होंने कई लोगों को रोजगार दिए है, तो उनका सोशल कैपिटलिज्म वहां पे बड़ा है। उसी को देखते हुए ये ऑर्डर दिया गया है। और अभी अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो एक तरफ नरेश पटेल जो है वो भी लेउआ पटेल है, वो काफी हद तक बीजेपी से नाराज है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस और आप ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका एक असर दिख रहा है। दूसरा कि मोरबी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो वहां पे कांति अमृतिया जो थे, तो कांति अमृतिया लेउआ पटेल के अंदर काफी अच्छे थे, लेकिन ब्रिजेश मिर्जा कांग्रेस से लाके उनको लड़ाया और मंत्री भी बना दिया है, तो उसका एक असर सौराष्ट्र के अंदर देखा जाएगा। अगर गुजरात को 4 जोन में बांटा जाए तो कच्छ और सौराष्ट्र की जो सीट्स है वो 54 सीट्स है, और उसका ये मोरबी का करंट यहाँ अहमदाबाद तक भी आ सकता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां मोरबी के जितने दलित है, ये मरने वालों की तादाद में सबसे ज्यादा दलित की संख्या है, और दूसरे नंबर पे मुस्लिम की संख्या है। तो दलित जो है वो वहां से माइग्रेट होके अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत जैसे सिटी में आए हैं। अहमदाबाद के 2 लोगों की भी मौत हुई है यहाँ पे, एक कपल की, तो उसका करंट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों की संवेदना से ज्यादा भी वो दलित में एक मैसेज गया है, और पिछले 5 साल के अंदर दलित एट्रोसिटी भी काफी हद तक बढ़ी है। मैं एक छोटी सी चीज आपको और बताना चाहूंगा जी। 2017 के इलेक्शन को अगर आप देखें तो 1.84% नोटा वोट थे। 59 सीट्स ऐसी थी कि जहां पे 2 से 5% वोट स्विंग से जीती गई थी। अब ये नोटा डिसाइडिंग फैक्टर वहां पे बना था, ये 59 सीट्स के अंदर। उसके बाद 2 साल के बाद ही, सिर्फ 2 साल के बाद अगर इलेक्शन आता है तो उसके अंदर नोटा वोट बहुत ही कम हो गए हैं। लेकिन जो नोटा वोट गिरे हैं वो मुस्लिम और दलित के मुस्लिम, दलित और आदिवासी, ये 3 ज्ञातियों से ज्यादा नोटा वोट 2019 के अंदर गिरे। हालांकि 26 सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन नोटा वोट जो थे वो कम हुए थे, पर ये 3 कास्ट के अंदर ज्यादा हुए थे। तो यहाँ मरने वाले की तादाद को अगर आप देखें तो दलित और मुस्लिम ज्यादा है। दलित मुस्लिम के जो नाराजगी वहां पे दिख रही है, तो ये प्रभावी तौर पे सौराष्ट्र की 44 सीट पे और नॉर्थ गुजरात में जहां पे ये माइग्रेट हुए हैं वहां की 32 सीट पे असर करेगा। बिल्कुल। पारिक जी, यहाँ पर देवेंद्र पटेल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आप पारिक जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि हमारे देश की जनता, और हमने अक्सर देखा है कि वोट करते वक्त ये बातें जो हैं, ये मुद्दे जो हैं पीछे छूट जाते हैं। और अगर अभी देखा जाए तो आज 3 नवंबर हुई है, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान है, तो लंबा वक्त है सत्ताधारी पार्टी के पास मरहम लगाने का। और इस मामले पर लीपापोती भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी किस तरह से चल रही है। तो आपको लगता है क्या कि मोरबी की घटना गुजरात चुनाव में असर डाल पाएगी? देखिए, ऐसे बहुत सारे हादसे और बहुत सारे फैक्टर हमारे भूतकाल में और इतिहास में अभी हो गए हैं। कुछ हद तक मैं भार्गव जी से सहमत हूं, लेकिन जब भी मैंने देखा है कि ऐसे फैक्टर सिर्फ कभी कभी लोकल रह जाता है और पीपल्स मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। 6 दिन के बाद या 15 दिन के बाद कोई ऐसी नई घटना होगी और लोगों के दिमाग में कुछ और आएगा। देखिए, एक बात सही है कि जो मोरबी की घटना हुई वहां पर जो म्यूनिसिपैलिटी की जो चूक हुई वो सबसे बड़ी चूक थी, और 43 ईयर्स के बाद मोरबी में फिर से ऐसे एक होनारत हुई। पहले जो होनारत हुई थी वो तो नेचुरल डिजास्टर था, लेकिन अभी जो हुई है वो मैन मेड डिजास्टर है। वो म्यूनिसिपैलिटी की और कॉन्ट्रैक्टर की बड़ी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन जैसे आपने बताया वो बात से मैं सहमत हूं कि अभी लोगों में गुस्सा है, तो लेकिन ये गुस्सा जब इलेक्शन में जब टिकटें बांटी जाती है और लोग जो
वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो फिर वो अपनी जाति और ज्ञाति और कौम के आधारित पर वोट करने की पैटर्न पूरे देश में भी है और गुजरात में भी है। और स्पेशली मान लो कि मोरबी के होनार में जो भी हुआ तो उसको एनकैश करने के लिए कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने उनको एनकैश कैसे करना है वो भी उनसे बड़ी चूक हो गई। उन्होंने इतना ऐसा कोई नहीं दिखाया कि भाई ये कैसे हुआ क्यों हुआ। दूसरा, जब भी इलेक्शन आएगा तो 1 महीने के बाद लोग जब भी वोटिंग करेंगे तो मैं पुरानी बात आपको याद कराता हूं कि इससे बड़ा फैक्टर तो लास्ट टाइम पाटीदार अनामत आंदोलन था। पाटीदारों की अनामत के लिए बहुत बड़ी डिमांड थी, हार्दिक पटेल उसके लीडर थे और बहुत सारी घटनाएं अहमदाबाद में और गुजरात में हुई थी। फिर भी इतना पाटीदार, क्योंकि गुजरात में तो करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा पाटीदार है और बहुत बड़े इन्फ्लुएंस ताकत है, वो एक पाटीदार दूसरे 5 या 10 पाटीदार को इन्फ्लुएंस कर सके, इतनी उनकी ताकत है। पाटीदारों की नाराजगी होने के बावजूद भी जब लास्ट इलेक्शन गुजरात असेंबली में हुआ तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। हाँ, उसकी जीत मतलब कि उतनी प्रचंड जीत नहीं थी लेकिन जीत तो हासिल की थी। तो मतलब कि ये मोरबी के होनारत से 360 डिग्री कोई चेंज हो जाए और गुजरात की राजनीति में फिर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आ जाए, ऐसा तो मुझे दिखता नहीं। ऐसा आपको नहीं लगता है? अदिति, एक बड़ा रोचक इन्होंने जो बात की देवेंद्र जी ने कि भाई उनको नहीं लगता है क्योंकि आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। लेकिन भार्गव जी, आम आदमी पार्टी के एंट्री और जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी, और हालांकि इतना सबको कहना मुश्किल है कि इतना बड़ा दावा इस तरीके से करना थोड़ा सा विश्वसनीय नहीं लगता, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा जमीन पर इसका? देखिए, एक चीज है कि आम आदमी पार्टी का एक परसेप्शन बहुत बड़ा बना हुआ है। वो अर्बन इलाकों के अंदर उन्होंने परसेप्शन अपना बनाया है, लेकिन जमीनी हकीकत ये नहीं है। अगर मैं इसको देखूंगा कि आम आदमी पार्टी को एक अलग तरीके से नजरिए से देखते हैं हम, कोरोना के बाद, कोरोना के चलते गुजरात के अंदर हर 5 साल के अंदर 3 इलेक्शन होते हैं। जैसे पहला इलेक्शन आप असेंबली का गिन लीजिए, उसके बाद ये लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद होता है जिला पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पालिका, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, जिसे मैं मिनी विधानसभा के तौर पे देखता हूं, क्योंकि जिला पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पंचायत सब कुछ अगर इकट्ठा कर दीजिए तो एक विधानसभा जैसा इलेक्शन हो जाता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आ जाती है उसमें, तो इसको मिनी विधानसभा के तौर पे अगर हम लेते हैं, बिल्कुल, तो मिनी विधानसभा के इस इलेक्शन की अगर बात की जाए कि जहां कोरोना की इतनी त्रासदी के बाद भी बीजेपी फिर से जीत के आई है और नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा सीट लेके जिला पंचायत में जीत के आई है, बिल्कुल, तो उसकी वजह क्या है? भार्गव जी, यहाँ पर आपको कुछ क्षणों के लिए मैं रोकूंगी। यहाँ पर हमारे सहयोगी अंकित त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुजरात में ही हैं वो। मैं आपके पास वापस लौटूंगी आपके इस बात को पूरा करने के लिए। अंकित, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और तारीखों को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। अंकित, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। अब जब मोरबी की घटना हो गई है लेकिन वक्त अभी लंबा है, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान है, किस तरह का असर आप जमीन पर देख रहे हैं इस घटना के बाद? आपको लगता है कि चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, कितना ये वोटों पे असर डालेगी ये घटना, ये अभी कहना थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि थोड़ा गुजरात और घूम लें और जगह पे चले जाएं तो देखें कि मोरबी के बाहर उसका असर क्या हो रहा है। क्योंकि अगर मैं मोरबी की बात करूं, वहां पर गुस्सा जबरदस्त है और गुस्सा कि जो सरकार है यहाँ की, भूपेंद्र पटेल की सरकार जो है, उसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है, म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। पर क्या वो 1 तारीख तक वही असर रहेगा? इन्वेस्टिगेशन कैसी चलती है, कितनी जल्दी बड़े लोग पकड़े जाते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है नहीं होती है, ये सारे फैक्टर इन सब चीजों को तय करेंगे कि इसका चुनाव पर कितना बड़ा असर होता है। और उसके साथ साथ जो किसी भी घटना के बाद सबसे अहम और जरूरी चीज होती है कि ऑपोजिशन जो है यहां पर, इस बार पहली बार आप गुजरात में अगर देखें, केशुभाई पटेल जो काम नहीं कर पाए अलग पार्टी बनाने के बाद, जब वो बीजेपी से टूट के अलग गए फिर वापस आ गए थे, एक त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर आने वाली है। कल अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करने वाले हैं। वो जिस तरीके से चुनाव अब तक लड़ते आए हैं, लोगों को बड़ा, खास तौर से जो थोड़ा युवा वर्ग है उसमें एक क्रेज जरूर दिखाई पड़ रहा है। पर क्या वो 2017 पंजाब की तरह सिर्फ एक माहौल बन रहा है या जमीन पर वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा? और सबसे बड़ी बात इसमें यह देखना होगा जी, जो तीसरा कोण अब गुजरात में आ गया है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई में, वो कौन सबसे ज्यादा असर किस पे डालता है? क्या शहरी इलाकों में बीजेपी के खाते से काफी वोट ले जाएंगे, या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है सौराष्ट्र में, विदर्भ में और जो नॉर्थ गुजरात के इलाके हैं जहां पर कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, वहां पर गांव-गांव में कोशिश कर रहे हैं
क्या वहां पर वो कांग्रेस को डेंट करेंगे? ये सारे फैक्टर जो है ये माफ कीजिएगा इस चुनाव को बड़े इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेकिन मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। मैंने 2012 का गुजरात चुनाव कवर किया है, 2017 का गुजरात चुनाव कवर किया है। 2012 में जब चुनाव कवर कर रहे थे तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से मुख्यमंत्री बनने की कवायद में थे। और तब की अगर मैं बात बताऊं आपको तो लोगों के बीच में जो एक मैसेजिंग थी, जो सबसे पावरफुल मैसेजिंग थी, लोगों के एक नारा था हु मोदी नु मानुस छू। मेरी अगर गुजराती बिल्कुल गलत ना हो तो उसका मतलब हिंदी में यह बनता है कि मैं मोदी का आदमी हूं। तो एक बड़ा स्ट्रांग फैक्टर था, मोदी से एक बड़ा स्ट्रांग लगाव था और एक बड़ी तगड़ी कैंपेन चली थी। 17 में जब कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी, लोग थक गए थे, नाराजगी थी, मोदी जी चले गए थे प्रधानमंत्री बन के नई दिल्ली, तो एक गुस्सा नजर आ रहा था। राहुल गांधी ने 100 से ज्यादा रैली करी, कई जगह पर हमने देखा कि लोग ये बात कह रहे थे अब बदलाव तो करना ही चाहिए, अब बदलाव तो करना ही चाहिए। लेकिन अंत में मोदी फैक्टर ने काम किया और तब का एक नारा बन गया था लोगों के बीच में, नाराज हैं पर गद्दार नहीं। तो ये गद्दारी जो थी वो प्रधानमंत्री से नहीं करना चाहते थे, अंकित, मोदी जी यहाँ तभी पर जो आप प्रधानमंत्री 3 साल पहले पहुंचे थे। जी, जो बात आप उठा रहे हैं वही बात बार बार उठ रही है कि भाई भूपेंद्र पटेल जो है पहली बार एमएलए थे और उसके बाद तुरंत ही सीएम बन गए, उनका फैक्टर लोग कह रहे हैं कि जमीन पर भूपेंद्र पटेल की छवि उस तरीके से उतनी स्ट्रांग नहीं, लोग मोदी के नाम पर वोट देंगे। आप ये कह रहे हैं कि लोग मोदी के नाम पर वोट देंगे, स्टेट गवर्नमेंट के नाम पर नहीं देंगे। और आम आदमी पार्टी, मोदी का आदमी से लेकर आम आदमी पार्टी तक का जो कैलकुलेशन आपने बताया, उस कैलकुलेशन में शहरी सीटों का हिसाब किताब आपको लगता अलग होगा ग्रामीण सीटों के मुकाबले? क्योंकि वहां आप बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत असर दिख रहा है, तो वोट काटेगी शहरी सीटों पर? देखिए, शहरी सीट अगर आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन का असर आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए, 2 चीजें हैं हर चुनाव की। एक होता है कि आपकी कैंपेन क्या होती है, जिसमें कांग्रेस अभी मात खाती दिख रही है, आम आदमी पार्टी का थोड़ा ठीक ठाक हिसाब किताब बन रहा है। और दूसरा है कि आपके पास पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बूथ पर आपके कितने लोग हैं, हर गांव में आपका झंडा उठाने वाले कितने आदमी हैं, हर पोल बूथ पर आपके एजेंट हैं या नहीं। तो आम आदमी पार्टी को भी उसी पे आप 2 हिस्सों में बांट दीजिए। नंबर 1, शहरों में जो उनकी कैंपेन है उसका असर युवाओं में दिखाई पड़ रहा है। क्या वो बीजेपी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगी? वो थोड़ा सा अभी रोहित थोड़ा जल्दी होगा इसमें कहना, क्योंकि थोड़ा सा और घूमना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जनता की मन की बात को। लेकिन गांव में, सौराष्ट्र में, विदर्भ में जहां पर कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी पैर पसारने की, उनके पास अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो कितना वो डेंट कांग्रेस को वहां करते हैं और बीजेपी को शहरों में करते हैं, शायद ये तय करेगा। और ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का सिर्फ माहौल रह जाए, क्योंकि अभी मैं जैसे जो अपनी बात कह रहा था उसे अगर मैं थोड़ा सा और पूरा कर लूं तो इस बार का जो चुनाव है, मोदी फैक्टर गुजरात में हमेशा रहेगा। लेकिन इस बार का चुनाव में बहुत ज्यादा लोगों से आप ये बात सुनेंगे, 26-27 साल हो गए, बदलाव चाहिए। उनकी मुश्किल ये है, उन्हें लगता है कि कांग्रेस पर हम इतने साल से जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं, इतने साल से दांव लगा रहे हैं, कांग्रेस जीत तो पा नहीं रही है। लेकिन बिल्कुल अंकित, क्या आम आदमी पार्टी को इस बार वो एक नए रूप में देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। बिल्कुल अंकित, काफी महत्वपूर्ण बात है अगर ये बदलाव की बात गुजरात के लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या जब वो वोट देने जाएंगे तो वो 2017 वाली बात जो आप कह रहे हैं वो याद रखेंगे कि हम नाराज जरूर हैं लेकिन गद्दार नहीं है? तो देखना होगा वोटों में वो तब्दील होते हैं कि नहीं। शुक्रिया अंकित, आपके पास अब लौटते रहेंगे, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। तो राज्यों की जंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो गुजरात चुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान हो गया है। पहला जो चरण है उसका मतदान 1 दिसंबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा और हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों के नतीजे जो हैं वो 8 दिसंबर को यहाँ पर आने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब सुनवाते हैं कि जो प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से तारीखों को लेकर क्या कुछ कहना है, वो मंत्रियों के बयान सुनवाते हैं। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को जो चुनाव होने वाले हैं और 8 दिसंबर को जिसका परिणाम घोषित होने वाला है। और आगे से ही हमें पता है डबल इंजन की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत पूर्ण बहुमति हासिल करेंगे। तो ये चुनाव के लिए हम तैयार है, कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। तारीख क्यों नहीं आ रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रोज प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं गुजरात में जाके यहाँ तक कि जो राजकीय शोक होना था मोरबी का, उस तक को टाल दिया गया कि पहले मोदी जी अपने सारे रिबन काट दें, नई नई वेशभूषा में दिन में 3 बार आएं, रिबन काटें और घोषणाएं करें और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित। तो ऐसे कभी होता है क्या?
तो अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। ट्विटर पर हमले शुरू हो चुके हैं और अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से अपना दावा पेश करते हुए कहा है कि गुजरात की जनता इस बार बड़े बदलाव करेगी और हम तैयार हैं जरूर। इसके लिए कांग्रेस ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि भाई निर्वाचन आयोग चुनाव ऐलान से पहले उन्होंने ये ट्वीट कर दिया था और कहा था, लिखा था कि निर्वाचन आयोग भारत में तटस्थ और निष्पक्ष चुनाव कराता है, जिस पर बीजेपी ने हमला किया और कहा कि ये हार का पहले से ऐलान कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो अदिति, ये जो आप देख रही राजनीतिक घटनाक्रम खासकर ट्विटर पर जो शुरू हो चुका है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ईवीएम का मुद्दा उठा दिया गया था, जिसको बोला गया कि हार की तरफ देखा जा रहा है। बिल्कुल, और ये भी कहा गया राजीव कुमार की तरफ से कि जब चुनाव होते हैं तब शिकायत करने आते हैं कि ये मशीन में तकलीफ है या कुछ प्रॉब्लम की बात करते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद उस बात को भूल जाते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, भार्गव पारिक जी और देवेंद्र पाटिल जी। भार्गव जी, आप अपनी बात भी पूरी करिएगा, जो पिछली बार आपको मैंने रोक दिया था, लेकिन यहाँ पर एक बात जो हमारे सहयोगी अंकित त्यागी कह रहे थे, वो भी गुजरात की जमीन पर ही थे इस वक्त और वो भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उस पर वो कह रहे थे कि इस बार पहली बार वो देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो कह रहे हैं बहुत वक्त हो गया, बदलाव होना चाहिए। तो क्या इस तरह की बात आप लोग भी सुगबुगाहट देख रहे हैं जमीन पर? मैं वही बात कर रहा था, जैसे मैंने पहले कहा कि इसको मैं मिनी विधानसभा देखता हूं, जहां पे कोरोना की त्रासदी के बाद हुए इलेक्शन के अंदर वहां पे बीजेपी में ज्यादा सीट्स आई, लेकिन वहां पे ये दो फैक्टर को हमें भूलना नहीं चाहिए कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी दोनों ने वहां पे वोट काटे थे, जिसके चलते बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। अर्बन के अंदर 13.27% वोट आप ले गया है, लेकिन रूरल के अंदर 4.5% वोट ले गया है। तो ये सीट में कन्वर्ट नहीं होता, सूरत के अलावा कहीं सीट में आपका कन्वर्ट नहीं हुआ है। मैं हल्का सा डेटा आपको देना चाहूंगा, तो जिसके ऊपर से एक ज्यादा ख्याल आएगा। 2007 का अगर डेटा देखें हम, तो एससी की 11 सीट में से सिर्फ 11 सीट एससी की बीजेपी ने ली थी, 11 सीट एसटी की मतलब आदिवासी में थे, 16 कांग्रेस को और 11 बीजेपी को गई थी। 94 जनरल सीट आई थी। 2012 में वो डिक्लाइन होती जा रही है। 10 सीट बीजेपी को आ रही है, 11 में से 10-10 वो एसटी की होती है और इसके अंदर एक सीट जनरल के अंदर बढ़ती है। लेकिन 2017 के अंदर जो मैं फैक्टर आगे बता रहा था दलित और आदिवासी का, तो 2017 के अंदर वो गिरते हुए एससी की जो सीट है वो मूलतः कांग्रेस का वोट है, वो बढ़ के वहां पे सीधा 5 हो जाता है, बीजेपी की 7 हो जाती है, 11 में से 10 में से 9 होता है और कांग्रेस की 15 होती है। तो ये बता रहा है कि वोट का स्विंग इस तरफ झुक रहा है, लेकिन सीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। पिछले 17 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 0.9% बीजेपी के वोट शेयर बढ़ा है पिछले उसके मुकाबले में, लेकिन 0.9% शेयर बढ़ने के बावजूद भी 16 सीट में उनको नुकसान हुआ है। जैसे मैंने बताया ना कि नोटा बड़ा फैक्टर है इस बार इलेक्शन के अंदर, कि इस बार नोटा किस तरफ जाता है। लोगों की नाराजगी यही बता रही है, यही बिटवीन द लाइन्स में बात कर रहा था कि नोटा जो है वो 59 सीट पे डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। अगर नोटा नहीं होता तो बीजेपी की कांग्रेस की 77 की जगह पे 82 सीट आती, और बीजेपी की अगर नोटा नहीं होता तो 12 सीट और ज्यादा आने की संभावना थी। तो ये नोटा ने पूरा मामला चेंज किया। तो ये नोटा किस तरह से काम करता है, और आप अभी तो कहना बहुत ही लिक्विड सिचुएशन है, लेकिन आपकी परिस्थिति अभी परसेप्शन एक बड़ा बना हुआ है, लेकिन आप इतनी सीट में कितना कन्वर्ट कर पाता है वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भार्गव जी, जो आप ये डेटा दे रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है कि नोटा जो खेल करेगा, नोटा का खेल जो है, अब ये 12 सीटें कम आ गई बीजेपी की। अगर हम देखें जैसा कि आप आंकड़े बता रहे हैं, और 25 सीटें करीब कांग्रेस के आसपास, उनको भी नुकसान हुआ अगर ये नोटा नहीं होता तो। कांग्रेस 5, कांग्रेस माफ कीजिएगा 5 और इनको 12 सीट, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। देवेंद्र जी, ये बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी को आपको लगता है कि 1 या 2% का भी स्विंग कर पाएगी, क्योंकि अभी पिछले 25 साल का डेटा देखें तो कांग्रेस करीब 40% वोट पर तो अपना दबदबा बना के रखे हुए है, और बाकी वोटों पर बीजेपी का कब्जा है। मोटे तौर पर अगर विभाजित करें 2 हिस्सों में, तो अब उसमें ही सारा खेल हो रहा है। अगर ये 20, 12 और 5 सीटों को दे 17 सीटें हो जाती हैं। 17 सीटों पर नोटा का खेल बता रहे हैं कि हुआ है भार्गव जी ने। तो उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की भूमिका किस तरीके से रंग ला सकती है इस चुनाव में? देखिए, इसमें मैं एक बहुत अलग सी बात करना चाहता हूं। नोटा एक फैक्टर है, लेकिन हमारा पिछला चुनाव और इस चुनाव में फर्क यह है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ कांग्रेस एक मेन पार्टी थी और फिर ओवैसी साहब की पार्टी थी। तो कांग्रेस के वोट काटने का काम उन्होंने, ओवैसी साहब की पार्टी। अब इस वक्त
बीजेपी के सामने 3 पार्टियां हैं। एक तो कांग्रेस है, दूसरी आम आदमी पार्टी है और फिर ओवैसी साहब के उम्मीदवार आएंगे। इसके बारे में मैं आपको एक कॉन्क्रीट उदाहरण देना चाहूंगा कि कुछ समय पहले गुजरात का जो कैपिटल है गांधीनगर, उसकी म्यूनिसिपैलिटी की इलेक्शन हुई थी। उसमें भी यही भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस भी थी और आम आदमी पार्टी थी। अराउंड 40 से ज्यादा उसकी सीट थी। इसमें सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को आई और सिर्फ 1 सीट आम आदमी को पार्टी आई। बाकी अराउंड 40 सीट्स वो भारतीय जनता पार्टी ले गई। मतलब कि मान लो कि नोटा फैक्टर भी है या एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी और नाराजगी वाले वोट है वो कांग्रेस में भी जाएंगे, फिर आम आदमी पार्टी में भी जाएंगे और फिर उसके बाद फिर वो ओवैसी साहब की पार्टी में जाएंगे। तो इट इज एडवांटेज बीजेपी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आम आदमी पार्टी के मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी का कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो हर गांव में हर लोगों के साथ उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो। मान लो कि गुजरात में 23,000 गांव है, इसमें से 18,000 ग्राम पंचायत है। तो 18,000 ग्राम पंचायत में हर आप जाएंगे तो कुछ तो गांव ऐसे वहां जहां पर आपको आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि आम आदमी पार्टी के प्रति जो झुकाव आया है या जो आकर्षण हुआ है वो शहरों में और छोटे छोटे शहरों में है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। और अगर 3 पार्टी मिलकर बीजेपी के सामने लड़ेगी तो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा होने वाला है। आपने कही है देवेंद्र पटेल जी यहाँ पर और भार्गव पारिक जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमसे जुड़े और ये जो बिंदु आपने उठाए हैं ये चुनाव में जरूर मायने रखेंगे। रोहित, हम ये भी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बात देवेंद्र पटेल साहब ने कही कि किस तरह से जो संगठन है, जो काडर नहीं है, क्योंकि जब बूथ पर आप जा रहे होते हैं तो वहां पर आपका जो काडर होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत अहम भूमिका निभा रहा होता है। और उसके अलावा जब आप प्रचार कर रहे होते हैं उस वक्त भी आपका संगठन, आपके जो लोग हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे होते हैं जनता। दोनों गेस्ट जिस तरीके की बातें रखी, भार्गव जी ने कहा कि 17 सीटों पर कुछ असर पड़ सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन देवेंद्र जी का जो कहना है कि बंदर बाट में फायदा बीजेपी को हो जाएगा जी। और मोटे तौर पर कहना है, उनका कहना है कि उनकी संख्या ज्यादा आ जाएगी, पिछले मुकाबले ज्यादा ही आ सकती है। तो देखते हैं कि जो बीजेपी का अभेद्य किला है क्या इस बार उसमें कोई बदलाव आता है नहीं।